नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में दुनियादारी के इस अपडेट के साथ, जिसमें ईरान और इजराइल एक दूसरे के साथ युद्ध के एक नए पड़ाव पर बढ़ रहे हैं। युद्ध के ताजा अपडेट में जानकारी तब और ज्यादा रोचक हो जाती है जब सुर्खी बनती है कि रूस ने वॉशिंगटन को चेतावनी देते हुए कहा है कि मिलिट्री लेकर घुस मत जाना। यह अधूरी जानकारी है बाय द वे, आगे पूरी करेंगे। फिलहाल के लिए यह चेतावनी बड़ी है, बन चुकी है हेडलाइन। अब तक इस फिल्म के अंदर 3 ही किरदारों से परिचय हो रहा था, खेमनेई, ट्रंप और नेतन्याहू। लेकिन खेमनेई को मारने के अमेरिकी प्रयास और नेतन्याहू की सोच में अचानक एंट्री जैसे ही पुतिन ने ली, ट्रंप निश्चित ही सोचने पर विवश हुए होंगे, क्योंकि मीडिया में दिखाया तो कुछ यूं ही जा रहा है कि पुतिन ने एंट्री लेते हुए कहा यही होगा, भूल तो नहीं गए थे हमें, भूल तो नहीं गए थे हमें, सही समय पर है या देर ये तो ईरान बाद में बताएगा जब रूस को ड्रोन भेजेगा। लेकिन उससे पहले यथार्थ प्रश्न यही है कि रशिया ने यूएस को वार्निंग देते हुए कहा है कि आप मिलिट्री इंटरवेंशन ना करें ईरान इजराइल वॉर में। हेडिंग बनती है एक्सट्रीमली डेंजरस, रशिया वॉर्न यूएस अगेंस्ट मिलिट्री इंटरवेंशन। हेडलाइंस हैं ईरान इजराइल वॉर के अंदर एक्सट्रीमली डेंजरस स्टेप। अब जब आप किसी को यह कह रहे हो कि यह एक्सट्रीमली डेंजरस है, तो यहां से डर स्वतः ही बनने लगता है। डरा रहे हो इसलिए कि हम जहां जा रहे हैं वहां खतरा है, या इसलिए डरा रहे हो कि तुम छू के दिखाओ हम तुम्हें तोड़ देंगे। ये दोनों ही बातें फिलहाल आपके दिमाग में चल रही होंगी। दोनों को सेशन के अंत तक बेहतर तरीके से क्लियर कर देंगे। लेकिन फिलहाल चर्चा इस बात पर भी है कि ईरान के इकलौते न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका नाम है बुशहर पावर प्लांट, उसे इजराइल ने गोला मार दिया है। असल में मामला वहीं से भड़का है। यह आग कहां से भड़की डिटेल में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों के बारे में बतिया लेते हैं, थोड़ा सा भूमिका बना लेते हैं, क्योंकि ये भाई साहब अचानक पलट के देख रहे हैं रशिया के लिए कि आप तो थे नहीं ना, असद के समय पर तो आप चले गए थे, वो सीरिया वाला तो भाग गया था, आप अचानक कहां से आ गए हैं। तो इनका पलट कर देखना इशारे यही कर रहा है। लेकिन इस पर चर्चा करें उससे पहले मैं आपको ना थोड़ी पटकथा बना देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए साहब, बड़ बोले ट्रंप, व्यापारी ट्रंप, इस समय पगलाए हुए ट्रंप के नाम से जाने जा सकते हैं। दुनिया में माहौलबाजी जिस हद तक काट रखी है उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। आसिम मुनीर को लंच पर बुलाना हो या दुनिया को यह बताना कि मैं तो बहुत बुरा कर दूंगा, मैं बहुत बुरा कर दूंगा, लोग उस बात से ज्यादा मीनिंग निकाल नहीं रहे हैं, क्योंकि ट्रंप का बहुत बुरा टैरिफ के समय पर लोग देख चुके हैं कि यह पहले करता है, फिर खुद फंसता है, फिर उलटकर चला जाता है। तो इसके कहने में और इसके करने में बड़ा अंतर है। हां, भावावेश में न्यूज की हेडलाइन बनने के लिए बातें कर तो जाता है, लेकिन जब चीजें पलटने लगती हैं, जब चीजें नहीं कंट्रोल होती, तो वापस लौट जाता है। ट्रंप ने टैरिफ के लिए भी 90 डेज की जो मोहलत दी, या फिर चाइना से जो ट्रेड डील की, या यूके के साथ जो डीलिंग कर ली, ये सब बातें इसका इशारा करती हैं। और अभी जब चल इजराइल और ईरान रहा हो, उस समय आसिम मुनीर को बुलाकर भी उसने यही दिखाया कि मुझे बस न्यूज में बने रहना है। चलिए, तो ट्रंप का आज चर्चा क्यों आ गई? आज चर्चा इसलिए क्योंकि दुनिया में वो दिखाई ये पड़ा है कि इस बार मैं संघर्ष विराम नहीं करवाऊंगा, मैं कुछ बड़ा करवाऊंगा। अब जब आप बड़ा करवाएंगे तो इंतजार में इजराइल गोले फेंके जा रहा है। इजराइल कह रहा है कि पापा हम चल दिए, आओ चलो मारने चलना है, बेटा बहुत तेज मारेंगे हम इसे। अब ये बेटा बहुत तेज मारेंगे करके इजराइल जो है वो ईरान पर गोले पे गोले, गोले पे गोले बरसाए जा रहा है। लेकिन यह नहीं पता है कि पीछे खड़ा हुआ ट्रंप बहुत बुरी तरह डरा पड़ा है। डरा इस बात पर पड़ा है कि गलती से अगर ईरान रिटेलिएट कर दिया, वो इंतजार में था कि एक बार जान ले कि रशिया क्या कह रहा है, जान ले कि चाइना क्या कह रहा है, क्योंकि अमेरिका ना इस समय युद्ध झेलने की स्थिति में नहीं है। ये ट्रंप अपनी तरफ से लोगों को खुद चुनाव प्रचार में बता चुके थे कि हम युद्ध नहीं चाहते, बार बार युद्ध में जाते हैं, अमेरिका खर्चे में चला जाता है, कर्ज में हम लोग चले जाते हैं, हम जबरदस्ती दुनिया में लड़ाई क्यों लड़ते हैं। जो व्यक्ति इस विचारधारा के साथ चुनाव लड़ा हो कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, वो अगर युद्ध में जाने की तैयारी करे तो इजराइल के लिए तो यह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि तुम युद्ध में आए, लेकिन ट्रंप के लिए बड़ा मुसीबत बन जाएगा कि हम युद्ध में चले गए तो हम फिर कैसे मुंह दिखाएंगे।
एनीवे फिलहाल अमेरिका की एक चुनौती और भी है, और वो ये है कि मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा स्टेक पर उसी का निवेश लगा हुआ है। अभी आए थे जब पिछले हफ्ते, तो काफी सारा पैसा, लगभग 1.5 ट्रिलियन के आसपास मिडिल ईस्ट से वसूल करके गए थे। आए थे ना जब भारत पाकिस्तान के बीच मामला चल रहा था, उस समय इतना पैसा वसूल कर गए। और अगर उस पैसे पर किसी प्रकार की आंच आ जाए, और वो कैसे आएगी, अमेरिका के इन्वॉल्व होते ही ईरान अमेरिका में गोले नहीं चलाएगा, वो सऊदी में बने हुए अमेरिकी ठिकानों को या कतर में बने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। कुल मिलाकर अमेरिका को अपना नुकसान इजराइल से ज्यादा दिखता है, इसीलिए वो वॉर में इन्वॉल्व होने से डर रहा है। खैर, अब ये डर भी हमने समझ लिया। डर का नतीजा ये निकल रहा है कि इजराइल तो बहुत तेजी से मारने भाग रहा है, पीछे से ट्रंप चल ही नहीं रहे हैं। मतलब ये वही वाली बात है, बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इस संघर्ष के अंदर ये भाई साहब आ नहीं रहे हैं, और इनके ना आने पर ही सारी की सारी चिंताएं बनी हुई हैं। और इनके ना आने को रूस ने समझ लिया है, और समझते हुए इनको समझा दिया है। आज का सेशन इसी बात पर है। अमेरिका को रूस ने समझाते हुए कहा कि मिलिट्री एक्शन लेने से पहले एक बार विचार कर लेना। अब वो विचार क्या है, आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। एक क्विक अपडेट है, लिंक कमेंट बॉक्स में है, जाकर तुरंत ट्राई कर लीजिए। हमारी एक बुक आई हुई है जिसको आप चाहें तो प्री बुक कर सकते हैं 50% ऑफ के साथ। जो भी आप पे करेंगे कोर्सेज पर आप उसे कैशबैक में पा जाएंगे। आखिरी 2 दिन हमारे बातें बाजार की के कोर्सेज पर ऑफ आया हुआ है। अंकित 500 कूपन कोड यूज करके हमारे फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नंबर आपके सामने है। कहानी क्या है, अब उस पर चलते हैं। कहानी यह है कि रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक पर्सन है मारिया जाकारोवा। उन्होंने हाल ही में रिपोर्टर से एक लाइन कही और कहा कि वी वुड लाइक टू पर्टिकुलरली वार्न वाशिंगटन। देखिए, किसी भी देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजधानी से संबोधित किया जाता है, तो अमेरिका को संबोधित करते हुए कहा गया कि वी वुड लाइक टू पर्टिकुलरली वार्न वाशिंगटन। इजराइल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। अगेंस्ट मिलिट्री इंटरवेंशन इन दी सिचुएशन, कि भाई मिलिट्री इंटरवेंशन अगर करना चाहते हो तो उसके खिलाफ हम आपको वार्न करना चाहते हैं। Any US military action would be an extremely dangerous step with truly unpredictable negative consequences। भाई साहब, इतने भारी शब्दों में कोई अगर डरा दे तो ये 2 बातों के लिए है। 2 बातें फिर से याद दिला रहा हूं। वहां मत जाना, इस बात का डर है, या फिर वहां हाथ लगा दिया तो हमें देख लेना। ये 2 ही मायने इस लाइन के निकलते हैं। अगर इतनी गहरी लाइन आप कहीं सुन लेंगे कि बहुत बुरा हो जाएगा, देखिएगा बहुत बुरा क्या, कि ईरान तुम्हें मारेगा कि हम तुम्हें मारेंगे, यही तो परिणाम है। तो चलिए इसको समझते हैं, पुतिन की भाषा को समझते हैं। असल में इस समय रूस उलझा हुआ है यूक्रेन के साथ, इसमें कोई 2 राय नहीं है। रूस के बहुत सारे सैनिक इस युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त भी हो चुके हैं। यूक्रेन से संघर्ष में रूस का भी बहुत नुकसान हुआ है। इतना नुकसान हुआ है कि वो अपने जो पुराने साथी हैं, जैसे सीरिया जिसमें बशर अल असद की सत्ता थी, उनको भी वो नहीं बचा पाए। जब वहां पर किसी तरह का रिवेलियन वो होने लगा, तो वहां आतंकी भले ही राष्ट्रपति बनकर बैठ गया हो, लेकिन रूस बशर अल असद को नहीं बचा पाए। इसी कारण से अंतरराष्ट्रीय मीडिया कवर करने लगा कि वाई रशिया हेजिटेट टू हेल्प ईरान इन कन्फ्लिक्ट विद इजराइल, कि इस समय ईरान की मदद करने क्यों नहीं आगे आ रहा है। आप सवाल पूछेंगे क्यों आना चाहिए। आना इसलिए चाहिए क्योंकि असल में ईरान की जो वर्तमान सत्ता है ये प्रो रशिया है। अमेरिका की रजा पहलवी वाली सरकार हुआ करती थी। 1979 से जो कट्टरपंथी सरकार यहां है वो अमेरिका के खिलाफ और रूस के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। रूस इनके साथ में हाल ही में यूक्रेन के वॉर के समय ड्रोन भी लिया है, और उन्हीं ड्रोन्स को वो यूक्रेन पर चला रहा था। यह माना ही नहीं गया था कि इजराइल और ईरान इतना जल्दी आमने सामने आ जाएंगे, तो इनके बने हुए ड्रोन वो चला चलाकर मारे जा रहा था। और समझ में लोगों को आ गया था कि जब बशर अल असद को ये नहीं बचाए थे तो फिर खैमनेई को कौन बचाने आएगा। पुतिन लेकिन अचानक स्टेटमेंट अपने फॉरेन सेक्रेटरी से दिलवा दिए कि भैया, फॉरेन के स्पोक पर्सन से, कि ये जो इजराइल इन्हें मारे पड़ा है इनको रोकिए। क्यों रोकिए? कि एक हादसा गेट पर खड़ा है। कौन सा हादसा खड़ा है जिसके लिए डराया जा रहा है? देखिए, इस पूरी कहानी में इराक से एक रिजेंबलेंस है। अगर आप रिलेट करें तो अमेरिका ने इराक पर जब हमला किया था बुश के टाइम पर, तो यह कहते हुए किया था कि सद्दाम हुसैन ने
केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन बना लिए हैं। हमने इस पर एक बहुत अल्टीमेट वीडियो भी किया हुआ है अंकित अवस्थी ऑफिशियल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर, कि किस तरह से सद्दाम हुसैन को झूठ बोलकर मार दिया। तो बुश ने यह कहा था कि इनके पास केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन है। अब बायोलॉजिकल वेपन है तो हमें ऐसे आदमी को मारना होगा जिसने ऐसे वेपन बना रखे हैं। सद्दाम हुसैन मर गए लेकिन केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन नहीं मिले। सिमिलरली ईरान पर आरोप लग रहा है कि इन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं। लगा कौन रहा है? इजराइल लगा रहा है। अमेरिका सपोर्ट कर रहा है कि न्यूक्लियर वेपन हो ही नहीं सकते ईरान के पास, होने ही नहीं चाहिए। अगर ये न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। अच्छा साहब, ऐसे में इस नैरेटिव को कि इसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, इसी को आधार मानते हुए अमेरिका इजराइल के माध्यम से इस पर गोले बरसा रहा है। इन्होंने कर क्या रखा है? इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर्स चला रखे हैं, इन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट बना रखे हैं। मतलब इन्होंने यूरेनियम को एनरिच करने का काम शुरू किया हुआ है, जहां यूरेनियम को उसके आइसोटॉप से साफ करके यूरेनियम 235 में बदला जा रहा है। मतलब जो पिच ब्लेंड नाम का ओर है, वहां से यूरेनियम 235 तक का जो सिंथेसिस प्रोसेस है, उसको इन्होंने कई जगहों पर चला रखा है। जब एनरिच्ड यूरेनियम इकट्ठा हो जाता है तो वो न्यूक्लियर वेपन में यूज आता है, लेकिन वो न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज आता है। न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी के लिए जरूरी होता है। चूंकि ये ऑयल रिच कंट्री है, दुनिया का 3% ऑयल इसके पास है, ऐसे में इसको ऑयल से ही ऊर्जा खूब मिल जाती है। इसलिए लोगों का मत है कि ये रिएक्टर के पीछे क्यों दौड़ेगा। लेकिन दुनिया चूंकि क्लीन एनर्जी की तरफ दौड़ रही थी, ऐसे में कहा गया कि ईरान तेल निकालने से काम बंद करेगा और न्यूक्लियर एनर्जी से आगे बढ़ेगा और क्लीन एनर्जी से पॉल्यूशन को कम करते हुए आगे बढ़ेगा। ईरान को लगा कि बेटा रिएक्टर बना लें दो, उसके बाद बचे हुए यूरेनियम से गोला बना लेंगे। इस गोले की परिभाषा को अमेरिका ने वर्ल्ड में सेट कर दिया कि यह यूरेनियम लेकर बम बनाना चाहता है। अब इसमें खेला हो गया क्या? इनकी जो खुद की CIA है, यानी अमेरिका की जो जांच एजेंसी है, उसने मार्च में यह कह दिया कि ईरान के पास में इतना यूरेनियम नहीं है कि वो न्यूक्लियर बम बना ले। इजराइल ने यह कह दिया कि नॉन न्यूक्लियर बम बनाने लायक इनके पास न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल रखा है। मतलब ये कभी भी बम बना सकते हैं। दो की जांच एजेंसी दोनों अलग अलग बातें कर रही हैं। इससे यह तो डाउट हुआ कि ये ईरान को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए नैरेटिव वॉर चला रहे हैं। लेकिन ट्रंप ये समझ गए कि वो अपने ही जांच एजेंसीज की जांच के आगे खुद झूठे सिद्ध हो चुके हैं। जहां वो इजराइल के बहाने इस पर हमला करने की सोच रहे थे, उनकी अपनी जांच एजेंसी बोल रही है कि सर अभी तो नहीं है इनके पास फिलहाल। ऐसे में ट्रंप दुनिया के सामने उजागर हो गए कि यार मैंने तो कहा था कि इनके पास है और इनके पास नहीं है, ये मेरी जांच एजेंसी कह रही है। ट्रंप इस वजह से अब तक 7 दिन बीत जाने के बावजूद भी फुल फ्लेजेड तरीके से इजराइल के साथ नहीं आए हैं। अनाउंसमेंट पर अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, जैसे G7 बीच में छोड़कर चले आना कि मैं कुछ तगड़ा करने जा रहा हूं, जैसे बार बार यह कहना कि खैमनेई तुम्हारी अब खैर नहीं, या तो सरेंडर करो नहीं तो हम तुम्हारे साथ में बहुत बुरा कर देंगे, लोगों तेहरान खाली कर दो। बयान वीर तो बहुत तेज बन रहे हैं, बस गोले नहीं चला रहे हैं। गोले ना चलाना लोगों के मन में एक संशय पैदा कर रहा है और वो संशय कहीं सही जाकर लैंड भी हो रहा है। वो कैसे? देखिए, अब तक इजराइल ने जितने भी जगहों पर गोले चलाए वो वन वे थे। वन वे मतलब लेबनान को मारा ही मारा, उधर से जो चले उनको इजराइल ने खुद नहीं खत्म कर दिया। गाजा पट्टी पर गोले चलाए, गाजा से लौटकर आए उनको आयरन डोम ने मिटा दिया। सीरिया पर चलाए, सीरिया तो तबाह हुआ लेकिन सीरिया उल्टा उन पर नहीं चला पाया, आयरन डोम ने खत्म कर दिया। ईरान के पास में ऐसी मिसाइलें थी जिनका परिचय ईरान ने इजराइल पर हमला करके दे दिया है। क्या दे दिया है? कि हम जब मिसाइल चलाएंगे इतना दूर से भी इजराइल के डिफेंस सिस्टम को हम भेद देंगे। आप इससे अंदाजा लगाइए, शुरुआत में शायद दुनिया के देश भी इस बात को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे कि ईरान ने कितने शक्तिशाली वेपन बना रखे हैं। आप विचार कीजिए, और मैं कईयों बार कहता आया हूं कि अमेरिका इस समय बहुत डरपोक स्थिति में और ट्रंप डरपोक राष्ट्रपति हैं। आप इसको ऐसे समझिए, ये वही आदमी है ना जो अफगानिस्तान से अमेरिकियों को लेकर लौटा था। एनीवे, हम वापस आते हैं कि इन्होंने क्या किया। शुरुआत अगर आपने देखी हो तो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के समय दुनिया भर के देशों ने
ईरान से लोगों को निकलने के लिए कहा कि तेहरान खाली करो। जब स्टेटमेंट आया ट्रंप का, तो भारत ने भी कहा कि जो लोग ईरान में फंसे हैं वो वहां से निकल जाएं, और हम तो ऑपरेशन सिंधु चलाकर ईरान में फंसे भारतीयों को निकाल भी लाए। अच्छा साहब, रिवर्स में इजराइल को लेकर हमारे मन में इतनी सिक्योरिटी थी, उसका कुछ नहीं होगा, वो तो सुरक्षित रहेगा, उसका तो डिफेंस बहुत मजबूत है। लेकिन जानकर आश्चर्य होगा, आज हमने इजराइल के लिए भी अपना ऑप्शन खोल दिया है कि इजराइल में फंसे हुए भारतीय भी निकलना चाहें तो निकलें। मतलब समझिए कि ईरान का जो रिटेलिएशन टुवर्ड्स इजराइल है वो हल्का नहीं था। उसने इजराइल को नुकसान पहुंचाया है और अब वो दिख रहा है। शायद इजराइल भी इस बात में अपने आप को कैलकुलेट गलत कर गया। उसे लग रहा था 7 दिन तक तो मामला चलेगा ही नहीं, हम एक बार शुरू करेंगे, ट्रंप अंकल पीछे से आकर के मोर्चा संभाल लेंगे। ट्रंप अंकल बस बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ट्रंप अंकल बस बैठे बैठे वहीं से मुनीर को खाना खिला रहे हैं और खुद बढ़िया आराम से कभी क्रेन वालों के साथ तो कभी अग्निशमन वालों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। आ नहीं रहे हैं और उधर से ट्रंप पुतिन समझ गए कि इनको धमकाने से काम हो जाएगा, तो वो धमका भी लिए हैं। फिलहाल के लिए स्थिति यह है कि इजराइल का भी नुकसान भले बढ़िया हो रहा है। अच्छा, अब इस कहानी में आगे की कहानी जोड़ते हैं। कहानी यह है कि इजराइल ने जो भी ईरान पर हमले किए वो बड़े ही डिटरमाइंड थे। अटैक यहां करना है, यहां करना है, यहां करना है। मतलब उन्होंने कहा कि जहां जहां न्यूक्लियर फैसिलिटी इन लोगों ने बनाई है या प्लानिंग में है, हम वहां सब जगह गोले डाल देंगे। सब इन्होंने गोले नतांज में, ये कर्मशाह करके है, इस्फहान है, पिरानशार है, इन सभी जगह पर गोलियां इजराइल वालों ने बरसा दी। ये सब गोले बरसते रहे। इस बीच में एक और कार्यक्रम हो जाता है, और वो क्या है, मतलब इस व्यक्ति की बात, ट्रंप की बातों को छोड़ हम लेंगे ही नहीं। अभी एक न्यूज यहां पर इंपॉर्टेंट होती है जिससे ये पूरा मामला पलट गया। पुतिन की एंट्री कहां से हुई, अब वहां चलते हैं। हुआ क्या कि इजराइल की मिलिट्री के स्पोक पर्सन ने एक लाइन कह दी, और वो ये कह दी कि इजराइल ने गोला चलाया है बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। ये जो बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, इसकी जैसे ही खबर निकली, इजरायली मिलिट्री स्पोक पर्सन ने ये लाइन बोली कि साहब हमने बुशहर पावर प्लांट पर गोला चला दिया है। ये न्यूज वर्ल्ड की खबर बन गई। खबर क्यों बनी, अब इसकी गहराई में चलेंगे। ये बुशहर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये टीआरटी वर्ल्ड के अंदर जो टर्की का न्यूज है उसमें छपा हुआ है। इजराइल हैज स्टक न्यूक्लियर साइट इन बुशहर, साथ में फिर इशाफान, नतांज और कंटिन्यूड ऑन टारगेट और सारी बातें लिख दी। मुसीबत क्या थी, असल में बुशहर ईरान का इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो वर्किंग स्थिति में है, जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी पैदा हो रही है, जहां पर 1000 पावर क्या है इसकी मैं भूल गया हूं, है ना, मेगावाट का, 1000 मेगावाट के आसपास इसकी बिजली उत्पादित हो रही है। तो ये वाला जो बुशहर पावर प्लांट है ना, ये ईरान का इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो वर्किंग है। अब 1000 मेगावाट का पावर प्लांट जो वर्किंग है, आप उस पर गोला डाल दिए, ये बात इजराइल वाले अनाउंस कर दिए। इसके अनाउंसमेंट पर रशिया भड़क गया। क्यों भड़का, अब उसकी कहानी समझ लो। ये बुशहर पावर प्लांट है इस पर्शियन गल्फ के बिल्कुल उत्तरी किनारे पर यह बैठा हुआ। बुशहर पावर प्लांट को बनाने वाला कोई और नहीं अपितु रशिया ही था। ईरान ने इतने सारे जो न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रखे हैं, उनमें से कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट एनर्जी पैदा नहीं करता, वो खुद से ट्राई कर रहे हैं। ये इकलौता ऐसा पावर प्लांट है जो 90s में, अराउंड 94, ईरान और रूस के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें रूस का रोसाटम नाम की जो एजेंसी है उसने ईरान के साथ टाई अप किया और कहा कि आपके यहां पर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने आएंगे। लगभग 2011 के आसपास जाकर के ये बुशहर पावर प्लांट बनकर रूस के सहयोग से तैयार हुआ। आज भी इसमें 200 रशियन साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं। अगर आपने इसे निशाना बनाया तो टेक्निकली आपने रूसी ठिकानों को निशाना बना दिया, एक नंबर दूसरा, चूंकि इकलौता पावर प्लांट है जो वर्किंग है, तो इसके अंदर यूरेनियम है। अब आप पूछेंगे इसमें यूरेनियम है तो क्या रूस उस यूरेनियम को ये ईरान को देकर के बम बनाने के लिए दे रहा है? जी नहीं। विचार कीजिए, ऐसे तो यूरेनियम पावर प्लांट रूस इस समय बांग्लादेश में भी लगा रहा है, लेकिन वो भारत के सहयोग से लग रहा है, रोसाटम ही लगा रहा है, भारत मिलकर उसमें सहयोग कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश को न्यूक्लियर मटेरियल नहीं दिया जाएगा। होता यह है कि न्यूक्लियर फ्यूल जैसे ही
अपने अंदर की रेडिएशन देकर के कचरे में बदलता है, उस कचरे को भी रशिया साथ ले जाता है। यह डील है पहले से ही। तो ऐसे में ईरान के इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो कचरा निकलता है, न्यूक्लियर कचरा जो निकलता है, उसे रूस अपने साथ ही ले जाता है। दुनिया भर में, भारत में भी ऐसे ही चलता है। दुनिया के देश इसी तरह से ऑपरेट करते हैं, वो फिजाइल मटेरियल्स को अपने साथ लेकर जाते हैं। इन भाई साहब ने कहा कि आपने अगर इस पर गोला चलाया है तो यह आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती एक तो इसलिए कि रूसी सिस्टम है, दूसरी गलती इसलिए कि यह यदि फट गया तो यह चेरनोबिल से भी बड़ा हादसा होगा। अब यह क्या कहानी है, देखो, यह रहा वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बुशहर, और इस बुशहर के अंदर बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से विद्युत जनरेशन हो रहा है, और यह तेहरान से 750 किलोमीटर दक्षिण में है। यह वो जगह है जहां पर उस समय के हसन रूहानी जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने राष्ट्र को इसे सौंपा था 2011 में। 1994 में यह रूसी सहयोग से बनकर के आया था। रूसी सहयोग से बने हुए इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को पुतिन बहुत ज्यादा मानते हैं कि हमारा ईरान के साथ बढ़िया टाई अप चल रहा है। जब इस बात के लिए धमकाया गया, रूस ने यह कहा कि यदि यह फट गया तो याद रखना यह चेरनोबिल हादसे से भी बड़ा हादसा होगा। चेरनोबिल हादसा 1986 में हुआ हादसा था। इस पर भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, आगे वैसे इसकी स्लाइड्स भी लगा रखी हैं। असल में चेरनोबिल आज का जो यूक्रेन है ना, उसी में स्थित एक जगह है। यूक्रेन के उत्तर की तरफ जब चलेंगे, बेलारूस के बॉर्डर पर चेरनोबिल स्थित है, कीव से थोड़ा ऊपर की तरफ। चेरनोबिल में ऐसे ही एक रिएक्टर फट गया था, उसकी वजह से कैंसर से लोगों की मौत हुई। ऑन द स्पॉट लगभग 30 लोग मरे। जो सरकारी डेटा है उसमें 4000 लोगों की बात की जाती है, लेकिन कैंसर का आंकड़ा जो आसपास है, इसमें यह कहा गया कि यदि यह न्यूक्लियर पावर प्लांट पर गलती से लीकेज हो गया तो यह उससे भी बड़ा हादसा बनेगा। दुनिया वाले इस बात को समझें कि यहां पर यह हादसा ना होने पाए। आप सोचिए, यह बात सुबह रूस ने अमेरिका को धमकाई है, इस बात पर शाम को इजराइल की तरफ से साफ संदेश आता है कि वो गलती से हमारे मुंह से नाम निकल गया कि हमने बुशहर पर हमला किया है। बुशहर पर कोई हमला नहीं किया है, वो नाम निकल गया था जी। तो ऐसे में बुशहर शाम तक क्लीन चिट पा चुका है। अगेन समझिएगा, रूस का कहना कि गलती से अगर तुमने ऐसा किया है परिणाम घातक हो जाएंगे, समझ लीजिएगा। शाम को इजराइल खुद सामने आता है, कहता है सॉरी, गलती से नाम निकल गया था, मिस्टेक हो गई सर, नाम निकला था, बम नहीं निकला था। उम्मीद है कि आप इस बात को समझें। तो मतलब बुशहर के अंदर कुछ नहीं हुआ ऐसा बताया जा रहा है, अदरवाइज अनप्रिडिक्टेबल कंसिक्वेंसेस, क्योंकि एक ही न्यूक्लियर प्लांट है जो इनका वर्किंग है। चेरनोबिल की मैं थोड़ी सी झलक आपको दिखा दूं। यह चेरनोबिल है जो अभी तक बसने योग्य नहीं हो पाया है। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि कितना भयावह हादसा हुआ होगा। यह हादसा यूक्रेन के उत्तर में, बेलारूस के दक्षिण में स्थित एक बॉर्डर एरिया है जो वर्तमान में यूक्रेन के पास है, जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट फटा था। आज से 39 साल पहले 26 अप्रैल 1986 को जब यह फटा था, तो यहां के एक रिएक्टर डिवाइस में इलेक्ट्रिसिटी क्लोज, अब तो इसके ऊपर कई वेब सीरीज बन चुकी हैं, उसके रिएक्टर को क्लोज करने पर यहां ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट की वजह से यहां जो रह रहे लोग थे उन सबको यहां से शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन देर सवेर वो सभी रेडिएशन के शिकार हुए और वो आज तक यहां पर रहने योग्य जगह दोबारा नहीं बनी है। कभी इस पर और डिटेल में हम सेशन करेंगे, फिलहाल के लिए मूल मुद्दे पर ही रहते हैं। तो चेरनोबिल से तुलना करते हुए पुतिन ने धमकी दिलवा दी है। ट्रंप को यह मैसेज पहुंच गया है, तो क्या अब खेमनेई बच जाएंगे? तो देखिए, यहां पर एक सवाल बड़ा है, और वो सवाल यह है कि पुतिन ने इस धमकी को देने से पहले शी जिनपिंग से टेलीफोनिक वार्ता की थी। यह न्यूज भी बड़ी वार्ता है। असल मायने में जिस तरह से ट्रंप बार बार बड़बोलेपन में कि हां तेहरान खाली करो लेकिन गोला नहीं चलाए, पुतिन ने लेकिन दुनिया को मैसेज देने से पहले शी जिनपिंग से बात करी कि भैया देखो, ईरान के साथ कुछ हो रहा है, क्या कहते हो? इस समय लेकिन चाइना का एक बात समझना होगा कि चाइना वर्ल्ड की सेकंड बड़ी पावर होते हुए भी ईरान के साथ खुलकर नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे नहीं कि हां ओपनली आ गया हो, जैसे चाइना के पाकिस्तान के केस में वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे डिफेंस इक्विपमेंट दूंगा, तुम्हारी सोवरेनिटी की रक्षा करूंगा। ऐसा ईरान के केस में वो बयान नहीं दे रहा है।
कारण हो सकता है थोड़े और नेगोशिएशंस की बातें बच रही हों, या कुछ और हो सकता है। पुतिन ने शी जिनपिंग से बात की और दोनों ने इस बात को स्ट्रांगली कंडेम किया कि भाई ये गलत हो रहा है, जो हमले हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं। गलत हो रहे हैं ये कहना भी अपने आप में एक तरीके से साथ देना है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? देखिए, अभी 2 दिन पहले 17-18 को जब G7 मीटिंग हुई थी कनाडा में, तो कनाडा के सारे राष्ट्र अध्यक्ष जो वहां पर, मतलब G7 के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, मतलब प्रधानमंत्री मोदी से पहले जो G7 के ओरिजिनल मेंबर थे, उन सब ने इजराइल का साथ दे दिया था और ईरान की निंदा कर दी थी। कह दिया था इजराइल की रक्षा हम करेंगे। ऐसे में इनके द्वारा, पुतिन और चाइना के द्वारा यह कह दिया जाना कि हम इजराइल की निंदा करते हैं, यह ईरान की एक डिप्लोमेटिक विन कंसीडर की जा सकती है। पुतिन ने इनसे वार्ता करने के बाद ही यह मैसेज दिलवाया था ट्रंप को। तो क्या ट्रंप इस बात से डर जाएंगे? क्या यह माना जा सकता है कि खैमनेई पुतिन के साथ को पाकर के सुरक्षित रह जाएंगे? यह तो देखिए भविष्य के गर्भ में छुपी बातें हैं, क्योंकि अल्टीमेटली चाइना और जो रशिया है वो इतना ओपनली साथ नहीं आएंगे जितना अमेरिका इजराइल के साथ आ सकता है। लेकिन इसी बीच में एक और बड़ी खबर बनती है और वो ये है कि G7 कंट्रीज में जिस तरह से जाकर के यूके भी पहुंचा हुआ था, यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अभी ट्रंप को अब से 2 घंटे पहले ही कहा है कि सर इस पूरे मसले को शांति से सुलझा लीजिए ना। ये वो वाली बात है कि ट्रंप को फिर से कहा जा रहा है, मिस्टर ट्रंप आप बिल्कुल एक कदम दूर हैं नोबेल पीस पुरस्कार से, आप शांति पुरस्कार पाने से क्यों चूकना चाहते हैं? आपको तो आसिम मुनीर भी कह गए हैं कि आपको शांति का पुरस्कार मिलना चाहिए, आप रुकिए ना, आप भड़का क्यों रहे हैं? बोले वो इमानुएल मैक्रोन को समझा लो, वो मुझसे मिस्टर सीज फायर कह रहा था। हाँ, हम सीज फायर कराने जा रहे थे, लेकिन कह दिया कि ओहो अब तो गए हैं सीज फायर कराने। हम चमक गए उस बात से, हमको प्रिडिक्ट कर रहे हो तुम। तो बोले उसको समझा लो, हम तो गए उसी के लिए थे। वाशिंगटन पोस्ट वाले भी हमको नहीं समझ पा रहे, अखबार वालों से भी लड़े पड़े हैं ट्रंप इस समय। तो कीर स्टारमर इनको समझाए कि सर देखिए ना, बैठकर बातचीत कराइए, मिडिल ईस्ट के अंदर मामला शांत हो जाए तो बेहतर है। ट्रंप को मतलब एक तरह से ब्रिटेन की तरफ से भी कहा गया है कि युद्ध को ना भड़काया जाए। ऐसे में ही 9 ईयू कंट्रीज भी चाहती हैं कि इजराइल के मामले पर मामला धीरे धीरे नेगोशिएशन की तरफ बढ़ने लगे, मतलब एक तरीके से यह मामला शांत हो, आगे ना बढ़े। अब देखते हैं कि ट्रंप फिर से दुनिया के इस आ रहे संदेश को जिल्ले इलाही के रूप में कैसे लेते हैं। क्या वो इस बात को रुकवा करके फिर से डिमांड करते हैं कि अब ईरान हमारे लिए डिमांड करे कि हमने उसके लिए जान बचाई और हमें वो पीस पुरस्कार दिलाए? फिलहाल के लिए बात जहां तक हो नेतन्याहू की, नेतन्याहू एक ही चीज के साथ बैठे हैं और वो ये है कि जब तक खैमनेई जिंदा है दुनिया में कोई सुरक्षित नहीं है और हम अपने ऊपर हुए हर हमले की ईरान से कंप्लीट कीमत वसूलेंगे। ऐसे में नेतन्याहू का अपनी तरफ से ईरान को संदेश साफ है, ट्रंप पलट जाएं, हम अपने मिशन से नहीं हटेंगे। और यह बात सच भी है। ट्रंप के कहने पर ना तो इजराइल ने यह वॉर शुरू की थी और ना ही ट्रंप की वजह से इजराइल यह वॉर लड़ रहा है। इजराइल को जो नुकसान हुए, हमने आज बातें बाजार की जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर भी यह सेशन किया था और बताया था कि ईरान ने शेयर बाजार पर इजराइल के हमला कर दिया था। शेयर की जो बिल्डिंग है, जो तेल अवीव में इनका स्टॉक एक्सचेंज है, टैस के नाम से जैसे जाना जाता है, उस पर हमला हुआ। इजरायली लोगों में इतनी राष्ट्रभक्ति कि भाई साहब बाजार गिरने की जगह 52 वीक के चरम पर पहुंच गया, उठ गया बाजार की। बिल्डिंग तोड़ोगे तो क्या है, हमारी इच्छा थोड़ी तोड़ दोगे। तो एक तरीके से नेतन्याहू ने ईरान को संदेश दिया है कि हमारे साथ कोई रहे ना रहे, हम तुम्हें मिटाकर छोड़ेंगे। तो असल में समझाना नेतन्याहू को है, लोग ट्रंप को समझाने लग रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए अपडेट के रूप में यही था। भारत ने ऑपरेशन सिंधु चला करके ईरान में फंसे हुए भारतीयों को तो निकाल लिया है, साथ ही साथ इजराइल के लिए भी मैसेज जारी कर दिया है कि भैया जो भी इंडियन नेशनल इजराइल में है, अगर वो आना चाहते हैं तो वो भी भारत के मतलब जो भी दूतावास है उनसे संपर्क कर लें। अब इजराइल का ताजा अपडेट सुन लीजिए जो कुछ ही मिनटों पहले आया है और वो ये है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिका हमारे साथ ईरान के खिलाफ लड़ने का फैसला अगले 24 से 48 घंटे में ले लेगा, ऐसा इजराइल कह रहा है। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि अभी तक अमेरिका बयानवीर बना हुआ है, गोला एक भी नहीं चलाया है। ऐसे में गोला चलाने के लिए 24 से 48 घंटे का वक्त
एक्सपेक्ट कर रहा है इजराइल अमेरिका के एंट्री करने का। देखते हैं इस बीच में ट्रंप मिस्टर सीज फायर बनकर निकलते हैं या फिर आगे यह घटना बढ़ती है। लेकिन हां, रूस और चीन का जो आज डिप्लोमेटिक सहयोग ईरान को मिला है, इससे निश्चित ही उन पर एक दबाव जरूर बना होगा। हो सकता है कि यह मुद्दा सुलझने की तरफ आगे बढ़े। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आए आप तक समय से पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। 75,000 लोग इस समय इतनी मध्य रात्रि को लाइव होकर सुन रहे हैं और लाइक मात्र 9,000 हैं। मेहनत को थोड़ी सी इज्जत बख्शेंगे तो और थोड़ी मेहनत करने का मन कर जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाकी किताब का लिंक यूट्यूब स्टोर पर दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी हमने लिंक पिन किया हुआ है, आप जाकर बुक कर सकते हैं। और साथ में बातें बाजार की एप्लीकेशन पे हमारे कोर्सेज एक्सेस करें। निश्चित ही बाजार की समझ विकसित होगी, इतना खूबसूरत तरीके से हमने इसे डेवलप किया है। थैंक यू सो मच।